एचसी वर्मा में कोई दिक्कत है? 1 to 29 शायद क्वेश्चन दिए थे, 16 करे हो कि नहीं अभी? एक मिनट, और किसी का? हाँ 16 में क्या दिक्कत है बताओ? इसमें समझ नहीं आया क्या करना। 16 में कह रहा है कि एक वेव है, ठीक है, अभी आज और समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि एक वेव है, स्ट्रिंग पे दिए हैं, और यहाँ पे एक रॉड है, इसमें एक ऐसा हम रिंग लगा दिए हैं। तो जब ये वेव यहाँ पे आएगा तो ये एंड ऊपर जाएगा, यस सर। ठीक है, ऊपर जाएगा, फिर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी आएगा। तो जब नीचे आएगा तो यहाँ से भी हमको क्या लगेगा कि एक ऐसा वेव क्रिएट हुआ है जो कि इधर की तरफ जा रहा है, ऐसा होगा, यस ठीक सर। है। क्योंकि हमने रस्सी को ऊपर नीचे झटकते थे तो हमको एक वेव पल्स मिलता था, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, और ये खुद ब खुद हो रहा है। बोल रहा है एनर्जी लॉस नहीं है, यानी कि इधर से जिस स्पीड से गया होगा उसी स्पीड से इधर आया होगा, और आके बोल रहा है कि अपने शेप को रिगेन कर ले। तो यहाँ से गया और फिर यहाँ पे आ गया, तो कितना लेंथ चला होगा? 40 यस सेंटीमीटर भी हम यस निकाले होंगे किस पार्ट में। हो जाएगा अब सॉल्व? यस समझ। और किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत? बोलो। ठीक है, सर बुकलेट में सर सारे वेव का क्वेश्चन एक ही साथ है क्या? हाँ साउंड वेव का भी मिक्सर है, इसलिए उसको नहीं करना दिक्कत हो गया। सर इसमें थियोरेटिकल पार्ट नहीं है कुछ भी? हाँ जैसे नया वाला बन रहा था ना, तो थ्योरी वाला पार्ट नहीं जुड़ा है अभी, उसमें करेक्शन बाकी था, तो प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को भेज दिया गया ये। चलो ठीक है, फिर हम लोग देख रहे थे ये वेव्स, और वेव्स में हम लोग इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन देख रहे थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हम लोग अगर देख रहे थे कि अगर कोई दो वेव किसी एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है। तो हमने देखा था कि अगर हम रिजल्टेंट की बात कर रहे थे, ए नेट की बात कर रहे थे, तो ये आया था हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5 का अंडर रूट। इसी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी भी आई थी, और हम लोग देखे थे कि एक का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ए मैक्स अगर हम फाइंड किए थे तो ये कितना आया था, a1 प्लस a2, और ए मिनिमम जो था ये आया था हमारा a1 माइनस a2। मॉड लगा दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड से मतलब है। इंटेंसिटी भी अगर लिखे थे तो इंटेंसिटी आया था हमारा i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 कॉस ऑफ 5। 5 जो था हमारा फेज डिफरेंस था, ठीक है। आई मिनिमम अगर हम निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था बताओ, या मैक्सिमम कितना आया था? सर √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर प्लस ना, मैक्सिमम में। मिनिमम। मिनिमम में क्या आ जाएगा, √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस केस में मैक्सिमम है और इधर मिनिमम है। तो जहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम जहाँ पे आ रहा है, यानी कि जिधर हम बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, तो जहाँ पे मैक्सिमम बनता है, इस इंटरफेरेंस जो भी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर मैक्सिमम जहाँ बन रहा है, इसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और जिधर मिनिमम है, इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कभी भी कह रहे हैं, यानी कि दोनों वेव्स जब आके मिलेंगे तो उनके एम्पलीट्यूड में कुछ ना कुछ घटेगा, यानी कि इसका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा A1 माइनस A2 का जो भी रिजल्टेंट होगा वही आएगा, यानी कि इसमें कुछ एम्पलीट्यूड घट रहा है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है मिलके, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, अगर I1 I2 A1 A2 ये सब इक्वल होता है, तो उसके लिए भी हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि मैक्सिमम कितना आ सकता है, मिनिमम क्या आ सकता है, और सब चीज शायद हो गया था। यस। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि अगर दो वेव्स हैं, सेम फेज में हैं, अगर मिलेंगे तो कैसा क्या हो रहा है, तो उस बात को समझते हैं। जैसे लेट से कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, y1 y2 कुछ भी, तो अगर हम इधर से बोल रहे हैं y है, इधर x है, अगर हम बोल रहे हैं केस वन, ठीक है, फाइव, इसमें हम क्या लिए हैं, 0, तो वही मैं एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट क्या आएगा वही हम पता करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं सिंपली। ठीक है, ऐसा एक वेव हम मान लेते हैं, ऐसा रिप्रेजेंटेड है, फाइव जो है 0 है, फाइव 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। हमने तो फेस टू फेस। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रखे थे, ठीक है, के और ओमेगा सेम रखे थे, इनिशियली सेम है, एम्पलीट्यूड हो सकता है अलग अलग हो, तो मान लेते हैं कि दो है फेज सेम है, दो वेव है फेज सेम है, फेज सेम है इसका मतलब कि वो साथ साथ मैक्सिमम पे आएगा और साथ साथ वो मिनिमम पे जाएगा, इसका मतलब यही हुआ, यानी कि अगर हम फाइव इक्वल टू बोल रहे हैं 0 या 2 पाई हो, ऐसा जो भी हो, इसको हम बोलते हैं कि सेम फेज है। ठीक है, सेम फेज, सेम फेज यानी कि जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सिमिलर, सिमिलर मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे अगर इधर ऊपर नीचे ये ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ का जो पार्टिकल है, दोनों वेव्स के, वो दोनों साथ साथ मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहे होंगे, साथ साथ मीन पोजीशन पे, फिर साथ साथ नीचे जा रहे होंगे। क्लियर है, अगर ऐसा वेव है और हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो अगर ये A1 है A2 है, तो ये जो आएगा हमारा रिजल्टेंट है, ऐसा आएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ रिजल्टेंट होगा, शेप आएगा, यानी कि अगर हम उस समय डायरेक्टली देखे थे कि A1 प्लस A2 हो जा रहा था। ठीक है, मैक्सिमम कब आ रहा था, जब फेज सेम हो रहा था, फाइव इक्वल टू 0, तो अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये हमारा y1 है, ये वाला जो है y2 है, और ये जो y है, यानी कि ये y1 प्लस y2। ठीक है, यानी कि अगर हम वेव्स को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि फेज सेम है, फेज सेम यानी कि फाइव 0, फॉर्मूला में अगर हम फाइव 0 रखते हैं तो मैक्सिमम वाला कंडीशन आता है, A1 प्लस A2 उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। लेकिन हम सिंपली अगर समझें कि किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे हमको दो वेव्स हैं और उनका स्नैपशॉट ये था, y1 और y2, तो उसी समय पे अगर हम y ड्रॉ करते हैं, तो y जो का रिजल्टेंट जो आएगा, ये रेड कलर वाला हमको देगा, हर जगह ये जो y का वैल्यू है एड अप हो गया होगा। क्लियर है ये,
ठीक है, बोलो। हेलो। यस सर। ठीक है, हो सकता है कि पाई जो हो वो पाई हो। ठीक है, पाई, पाई का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज। ठीक है, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज क्यों? क्योंकि अगर हम y1 लिखते हैं, लेट से y है, ये अगर साइन ऑफ थीटा है कुछ भी, ऐसा मान लेते हैं। अगर हम फेज डिफरेंस पाई बोल रहे हैं, यानी कि y2 जो होगा वो साइन ऑफ थीटा प्लस या माइनस पाई होगा। अगर प्लस पाई ही मान लेते हैं कि इसका फेज ज्यादा है, तो साइन थीटा प्लस पाई, ऐसा कुछ होगा। यानी कि अगर हम दोनों वेव्स को रिप्रेजेंट करें, ड्रॉ करें, तो ये हमारा पहला वेव हो गया। ये फंक्शन हमको दिख रहा है कि ये फंक्शन जो है y इक्वल टू साइन थीटा का है, यानी कि थीटा में ओमेगा टी प्लस के जो भी रहा होगा, हम सिंपली समझाने का बात कर रहे हैं। अब इसका ये फेज, दोनों का फेज अगर देख रहे हैं, एंगल देख रहे हैं हम, मान लो लिख लेते हैं A1 A2। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अब हम सेकेंड वेव का अगर हम फेज की बात करें, तो फेज जो है थीटा प्लस पाई है, यानी कि जब ये थीटा 0 होगा तो इसका वैल्यू साइन पाई होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो नीचे वाले में साइन पाई मिलेगा। यानी कि अगर हम इस लाइन पे ड्रॉ करना चाहेंगे, तो जो लाइन होगा वो यहाँ से ऐसा हमको मिलेगा, ऐसा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड सेम होगा, लेमडा सेम है तो सेम जगह से गया है। ये हम बोल रहे हैं कि हमको y1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है y2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नीचे से क्यों हम यहाँ इनिशियली एट t इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 से सर नीचे से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? तो क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा प्लस पाई आया है, यानी कि जो सेकेंड वेव है वो फर्स्ट वेव से आउट ऑफ फेज है, कितना? तो पाई, आउट ऑफ फेज बाई पाई, यानी कि दोनों के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितना है? पाई। तो इसलिए अगर कर्व हम देखेंगे तो ऐसा आएगा। अब ऐसे कर्व में अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो हो सकता है कि ऊपर वाले का रिजल्टेंट आए तो ऐसा कुछ आएगा, यानी कि दोनों का इक्विवेलेंट जो भी एम्पलीट्यूड होगा, ये जो है हमारा y, जो कि y1 प्लस y2 है। ठीक है, यानी कि हमने जो लास्ट क्लास देखा था, सबसे पहले तो समझे थे कि भाई हाँ, वेव जो आ रहा है मिलेगा तो कैसा इफेक्ट करेगा। फिर हम लोग मैथ्स से देखे, मैथ्स के बाद अगर हमको ऐसा कर्व दिखता है डिफरेंट डिफरेंट फाई का, तो हम लोग A1 A2 के टर्म में ए फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन क्या इफेक्ट हो रहा है उस चीज को हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमने देखा कि अगर कोई एक इक्वेशन ऐसा है y इक्वल टू A1 साइन थीटा, थीटा यहाँ ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स जो भी है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे y1 हमको फर्स्ट कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड जो वेव है फर्स्ट वेव से पाई आउट ऑफ फेज, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? तो पाई। तो फेज डिफरेंस पाई है, कर्व हमारा साइन का था, तो हमने साइन थीटा प्लस पाई, यानी कि जब थीटा यानी कि एक्स टी 0 होगा उस समय यहाँ साइन पाई वाला वैल्यू होगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे साइन थीटा पाई जैसे, यानी कि अगर ये हमारा साइन थीटा है का कर्व है, तो यहाँ से बात कंटिन्यू होगा सिंपली, यानी कि हमको दिख रहा है कि एक्स वाला जो पोर्शन है वो शिफ्टेड है, या वाई एक्स जो है वो शिफ्टेड है। क्लियर है इतना? यस। ठीक इसमें है, डायरेक्शन ऑफ ये तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स होता तो उससे देख के बताते, हम सिंपली थीटा रख लिए हैं कि हम इसी चीज को थीटा बोल दिए। तो वो इसमें कंसीडर नहीं करते डायरेक्शन ऑफ इसमें हम बोल रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे ही ना देखेंगे कि ऐसा शिफ्ट होगा पार्टिकल का, ओके। अगले टाइम पे जाएंगे तो ये एम्पलीट्यूड इतना रहेगा जो पार्टिकल यहाँ पे इस वाले रूप पे नहीं होगा।
ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा वेव है तो ऐसा होगा। यस। कभी कभी हो सकता है कि फेज डिफरेंस 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, मे भी हो सकता है। यानी कि 5 जो है, लेट से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, लेट से कि वो 60 डिग्री, यानी कि अन्य कुछ भी है, तो समझने के लिए बस। तो हमारा वेव, मान लेते हैं कि एक वेव जो है वो साइन थीटा 0 डिग्री ही है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। साइन 60 डिग्री, यानी कि अगर एक y1 अगर हम बोले कि ये a1 साइन ऑफ थीटा होगा, और y2 बोले a2 साइन ऑफ 60 डिग्री होगा, थीटा प्लस 60। तो पहला का तो हम कर्व बना दिए, साइन थीटा का ये फोटो आता है। साइन थीटा प्लस 60 की बता सकते हो तुम लोग? ट्रिग्नोमेट्री में ये सब हुआ है क्या तुम लोग का? हम्म। सर आगे शिफ्ट कर जाएगा। साइन 60 यानी कि जो 60 वाला वैल्यू होगा वो यहाँ 0 पे रहेगा उस समय। यस सर। ठीक है, जो 60 वाला वैल्यू है वो कहाँ रहेगा? यानी कि जब x 0 है तो साइन थीटा कहाँ होगा? 60 पे। यानी कि कर्व जो है यहाँ से ऐसा कुछ शुरू होगा, जब 0 होगा तो ऐसा कुछ शुरू होगा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा 0 तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो आएगा। उसके बाद वैसे ही जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ और आएगा। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें तो हो सकता है कि ऐसा कुछ है, इसके बीच में ऐसा कुछ। ठीक है, यानी कि वो एम्पलीट्यूड हम फॉर्मूला से निकाल के बता सकते हैं कि कितना आएगा। A1 A2 का वैल्यू पता होगा तो हम A फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा, किसी टाइम पे कितना होगा, वो क्या होगा। लेकिन अगर हम कर्व से समझे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर फेज डिफरेंस सेम है तो क्या होगा, अलग है तो क्या होगा, वो बात समझने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास वेव है, साइन का फंक्शन है, तो साइन का ग्राफ हमको आता है, हम आराम से उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है। एक क्वेश्चन करते हैं इन सब पे बेस्ड, दो चार क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि टू सोर्सेस है, यहाँ पे सोर्स 1 है, मान लेते हैं यहाँ पे सोर्स 2 है। यहाँ से वेव जाके इस पॉइंट P पे मिलता है, ठीक है। यहाँ से जो भी वेव जा रहा है इसका इंटेंसिटी जो है I1 जो है वो I0 है, और यहाँ से जो वेव जा रहा है इसका इंटेंसिटी जो है 4I0 है। ये चीज दे रखा है। जो पूछ रहा है फाइंड I net at P if डेल्टा फाई जो है इज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट कर दो।
हो गया। फिर फर्स्ट का 9 आई नोट, यही फॉर्मूला होता है, फाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहला केस में तो हमको आई दिख रहा है, आई फिर नॉट सेकंड में आई नॉट, स्क्वायर यानी कि 9 आई नॉट। ठीक है, सेकेंड में 2 पाई/3, कॉस 2 पाई/3 कितना होता है? -1/2। ठीक है, तो कॉस 2 पाई/3 यानी कि 120 -1/2 इसमें पुट करके सॉल्व कर लेना है। I1 I2 का पता ही है। थर्ड में कॉस ऑफ पाई पुट करना है, तो कॉस ऑफ पाई कितना होता है? -1 हो जाएगा। ठीक है, दो सोर्सेस हैं, यहाँ पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे जो है आके मिल रहे हैं। ये डिस्टेंस दे रखा है 2.4 मीटर, ये जो डिस्टेंस है ये है 3.2 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी जो है ऑफ वेव वो है 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछ रहा है फाइंड मिनिमम इंटेंसिटी। ऐसा वो राइट है। फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। हाँ, क्या बोल रहे हो? सो राइट एंगल। हाँ, ठीक है, ये साउंड वेव है, स्पीड 320 मीटर पर सेकेंड होता है और ऑडिबल रेंज पूछ रहा है, यानी कि हमको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में निकलना है। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली जो है हमारे वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं इसलिए ऐसा कराया जा रहा है कि यहाँ पे दो वेव सोर्स है, S1 एंड S2। ठीक है, ये दोनों सोर्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट P पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ से सोर्स जो S1 से वेव चला है वो कितना दूरी तय किया है, बता सकते हो? ये सर एस 3.2। 3.2। S2 से ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा P तक जाने में। 4। अब अगर हमको दोनों वेव्स के डिस्टेंस पता है, यानी कि पाथ पता है कि इतना पाथ चल के गया है, तो हम पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं।
मेरा काम है कि मिनिमम इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो मिनिमम इंटेंसिटी का कंडीशन हमें पता है कि इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, पाथ डिफरेंस से रिलेटेड भी और फेज डिफरेंस से रिलेटेड भी। तो हम अगर पाथ डिफरेंस यहाँ निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि अगर हम बोले पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, लेट से डेल्टा एक्स हम बोल रहे हैं, तो ये कितना होगा? तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो S2P माइनस S1P यही होगा, क्योंकि फर्स्ट वेव का पाथ क्या है? S2P, सेकेंड वेव का पाथ क्या है? S1P। तो अगर हम दोनों वेव्स के पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो कितना दूरी वो चला है उसका डिफरेंस डेल्टा एक्स वही था। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि S2P माइनस S1P। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है हमारा S2P क्या है? So 4. 2.4 का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस, नहीं दोनों है तो ठीक है, 2.4 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर, ये होगा कितना आ रहा है? 4। ये कितना आ रहा है? सॉल्व करे थे 4 आ रहा है। So 0.8. Yes sir. ये अंडर रूट वाला टर्म Yes sir, 4 आएगा। ठीक है, बाकी लोग भी एक बार चेक कर लेना। 0.8 मीटर ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया। अगर हम पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आ गया तो फॉर मिनिमम हम क्या बोल सकते, बोलो? डेल्टा एक्स में क्या कंडीशन आया था कि होना तो चाहिए 2n+1 लेमडा बाई 2। ओ पाई वाला तो इसमें ना आया था, फेज डिफरेंस रहेगा तब। यहाँ पे क्या दे रखा है? पाथ। तो डेल्टा एक्स के लिए भी तो हम लोग रिजल्ट निकाले ही थे। यहाँ पे n क्या है? तो 0 1 2 डॉट 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 जहां तक यही था। Yes sir. ठीक है, अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम वेलोसिटी पता है, लेमडा हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? लेमडा इंटू एफ होता है। तो लेमडा को हम यहाँ पे उठा के v बाई एफ पुट कर सकते हैं, f अगर हमको फाइंड करना है तो। ठीक है, Yes डेल्टा sir. एक्स कितना है? 0.8। तो दिस सिंपल 8 इजकल टू लेमडा को हम बोल रहे हैं कि v बाई 2f। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेमडा जो है v बाई एफ होगा। अब यहाँ पे हमको वेलोसिटी दे रखा है 320, हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, f पता करना है ना। तो f इजकल टू क्या हो जा रहा है? 2n+1 इंटू v बाई 1.6। v जो है वो 320 दे रखा है, 210 20, यानी कि 2n+1 इंटू 200 यही आ रहा है। Yes sir. ठीक है, यानी कि मिनिमम वैल्यू के लिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। हमसे बोला है कि इस रेंज में, यानी कि जो ऑडिबल साउंड है, तो ऑडिबल रेंज में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर हमसे पूछा जा रहा है तो n 0 से शुरू है, जब 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 200 हर्ट्ज। जब n को हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 600 हर्ट्ज, फिर 1000, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जो भी रहे। ठीक है, यानी कि लेस देन हमको कितना? 20 किलो हर्ट्ज के नीचे जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो हमको बताएगा कि हाँ भाई ये फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाउ मैनी फ्रीक्वेंसी वी कैन हियर। तो जितना भी आ रहा है उसमें से काउंट करके हमको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ये फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। क्लियर है? नहीं कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं कि अगर दो वेव है, पाथ डिफरेंस है, उसके लिए निकालो, तो डायरेक्टली पाथ डिफरेंस पे ध्यान देना है। फेजेस के बारे में बात किया रहेगा तो फेज डिफरेंस पे बात करना है, क्योंकि फेज डिफरेंस में भी हम लोग देखे थे कि अगर फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाई ऑड मल्टीपल ऑफ
पाई है तो मिनिमा था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो मैक्सिमा था। और मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस में डेल्टा एक्स अगर n लेमडा रहता है तो मैक्सिमम 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 रहता है, या फिर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 रहता है तो मिनिमम। ठीक है, क्लियर है ये? ये ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एट फिक्स्ड एंड फ्री एंड। ठीक है, फिक्स्ड यानी कि एक एंड जो है फिक्स्ड हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड। मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा रस्सी है जो इस एक एंड उसका फ्री है और एक एंड ऐसे अटैच है, और अटैच है, हमने इस पे एक ऐसा वेव क्रिएट कर दिया जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हम रस्सी के एक एंड पे ऐसा वेव क्रिएट किए जो कि ये वेव जो है इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब ये वेव जब यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि इस वाल के पास पहुंचेगा, तो क्या होगा बता सकते हो? सर टकरा जाएगा फिर वापस आएगा। टकराएगा, यानी कि ये वेव जब यहाँ पहुंचेगा, ऐसा जब सिचुएशन हुआ, तब इस एंड जो कनेक्टेड एंड है, ये वेव इसको किधर की तरफ खींचेगा? ऊपर की तरफ जाने के लिए बोलेगा, होगा। ये यानी कि जो एंड टाई है उस वाल से जो फिक्स्ड है, उसका जो मॉलिक्यूल होगा, सोचो ये वेव जो है यहाँ पे है तो ये अगला मॉलिक्यूल को ऊपर खींचने का कोशिश कर रहा है। वैसे ही जब ये वेव यहाँ पहुंचेगा तो वहां जो पॉइंट है, जो रस्सी का एंड है जो कनेक्टेड है, उसको ऊपर खींचने का कोशिश करेगा। लेकिन वो तो एंड फिक्स है, मूव कर नहीं रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि न्यूटन लॉ से इस जो रस्सी है उस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, लगेगा। ठीक है, जो पॉइंट वाल से कनेक्टेड है उस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन जो वाल है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से हम बोल सकते हैं उतना ही फोर्स वो नीचे की तरफ लगा रहा होगा। ठीक है, अगर हम उस पॉइंट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि वहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे, वो किधर लग रहा है? तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ लग रहा है तो वहां पे सिचुएशन कैसा होगा बता सकते हो? वेव को वापस भेज देगा। वापस भेजेगा, लेकिन कैसे? ये वेव जो है इसके बाद अब ऐसे स्ट्रेट होना मॉलिक्यूल चाहिए। सामने वाले को नीचे खींचने लग जाएगा। ये नीचे खींचा, यहाँ वाला मॉलिक्यूल तो उसके जस्ट वाला भी नीचे खींचाएगा, और ये वेव क्या ऐसा हो जाएगा, इधर जाएगा रिफ्लेक्ट होके। बात समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे ये जो मॉलिक्यूल है जिसपे ये वाल ने नीचे की तरफ खींचा है, अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस एंड को वाल जो है नीचे की तरफ झटका दे रहा है। ठीक है, फोर्स तो नीचे लगाया, क्योंकि जो फोर्स लगा होगा, वेव जो लगाया है, क्रिएट किया, इम्पल्सिव फोर्स होगा। तो जो वाल भी लगाया है वो इम्पल्सिव ही है, लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। यानी कि ये ऐसा ही सिचुएशन है कि ये पॉइंट है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, फिर से इस पॉइंट को यहीं पे लेके आ गया। तो अगर ऐसा हुआ तो ये ऊपर गया नहीं, लेकिन ये जो भी एनर्जी गया, नेक्स्ट मॉलिक्यूल वो तो फ्री था, वो ऊपर जाएगा, उसका नेक्स्ट वो भी फ्री था, ऊपर जाएगा, यानी कि उसका नेक्स्ट जो है ऊपर जाने लगा।
तो वैसे ही यहाँ पे वाल जो है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसीलिए हर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाएगा और वेव ऐसा नीचे से होकर हमको वापस जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम कोई भी एक वेव का रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं फिक्स्ड एंड से, यानी कि अगर वो एंड ऐसा हो कि वो वहां का जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स्ड है, ये क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि वेव पल्स जो है रिवर्स हो जा रहा है, और रिवर्स हो जा रहा है इसका कंडीशन हम लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ फेज चल जा रहा है पाई से। ठीक है, यानी कि इसका जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई आएगा। कैसे? अगर हम मान लेते हैं इसको बोल रहे हैं कि ये y1 है, यानी कि इंसिडेंट है, इसको हम बोल रहे हैं ये क्या है, इंसिडेंट वेव। ठीक है, ये जो आएगा हमारा वो रिफ्लेक्टेड आएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो अगर हम वाई आई का इक्वेशन लिखेंगे तो मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड ए है साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिखेंगे। ओमेगा जो था हमारा फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रॉपर्टी है और लेमडा है वेव है, तो उतना ही बन रहा है। एम्पलीट्यूड भी सेम ही है। अगर वाई रिफ्लेक्टेड की बात करें, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? अगर हम कोई भी एनर्जी लॉस की बात नहीं करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या सेम रहेगा? बोलो। यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें, एनर्जी लॉस बोलेंगे कि अगर नहीं है कहीं भी तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। साइन यहाँ पे अगर लिखे तो ये आ जाएगा ओमेगा टी, प्लस डायरेक्शन चेंज है तो प्लस के एक्स। प्लस ठीक है, पाई। और फेज डिफरेंस यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स तो है नहीं, अगर टी जीरो एक्स जीरो रखे तो ऊपर की तरफ होता, यानी नीचे की तरफ है, तो क्या आएगा फेज डिफरेंस आ जा रहा है इसमें पाई का। ठीक है, तो इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस पाई कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, यानी कि जैसे माइनस लग गया यानी कि ऊपर जो होना चाहिए नीचे, यहाँ पे माइनस प्लस आ गया, ये क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा रिफ्लेक्शन होगा तो वेव अंडरगोज फेज चेंज बाई पाई। ठीक है, कितने से फेज चेंज हो रहा है, तो पाई से फेज चेंज हो रहा है। क्लियर है इतना? यानी कि अगर कोई भी एक वेव है, अगर वो वेव जा रहा है किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से टकरा रहा है, अगर टकरा के वापस आता है तो उसमें जो फेज चेंज होता है वो पाई का होता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, एम्पलीट्यूड जो ऊपर नहीं, जो पल्स ऊपर से जा रहा था वो नीचे से आएगा, जो नीचे से जा रहा था वो ऊपर से आएगा, सिंपली इतना। अब अगर हम बोले रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ठीक है, फ्री एंड कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 16 था एचसी वर्मा का, वो फ्री एंड का ही एग्जांपल था। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो रस्सी है उसका दूसरा एंड जो है, यहाँ पे हम एक लाइट मान लेते हैं कि कोई भी एक रिंग है उससे कनेक्टेड है, रिंग बोलो बीड बोलो जो भी है, मासलेस है मान लेते हैं कि उसका मास नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पे ये वेव इधर की तरफ जा रहा है, अगर ये वेव जो है इधर की तरफ जा रहा है और जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा कि ये बीड के पास, तो क्या होगा, ये जो है ये बीड पे ऊपर की तरफ ऐसा एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर ये फोर्स इस पे लगा तो हमको क्या दिखेगा कि ये जो बीड है ये आराम से ऐसा
मैक्सिमम तक जा सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम तक जा सकता है, ये पॉइंट जो होगा यहाँ फ्री है, कनेक्टेड है नहीं, उस पे ग्रेविटी लग रहा होगा, वो फिर से वो नीचे आने का कोशिश करेगा। मैक्सिमम पे गया, वहीं पे तो रह नहीं जाएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो कहाँ पे आएगा बताओ? फिर जब वेव आएगा तो ऐसा ही शेप बनेगा और ये बीड यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और उस समय ये वेव हमको दिखेगा कि इधर की तरफ आने लगा है। सर ऐसा ही दिखेगा। हाँ सर बोलो। बीड उस पोजीशन से और नीचे नहीं जाएगा। टाइट रखते हैं, ठीक है, टाइट रखे हैं तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, फ्रिक्शन कुछ मान के चलो तो रुक के रखा होगा। ठीक है, अगर लूज छोड़ दे तो नीचे चला जाएगा, रस्सी एकदम टाइट होगा। ठीक है, जैसे देखे होगा ऐसे भी रियल लाइफ में तो फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर तो हम एनर्जी रस्सी को कंजर्व टाइट। रहेगा। हाँ, सो एनर्जी कंजर्व रहेगा तो पोटेंशियल तो बराबर हो जाएगा ना। हाँ, एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि हम यहाँ ना तो फ्रिक्शन मान रहे हैं ना कोई लॉस मान रहे हैं, रियली में सब चीज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो सब चीजें नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीट भी का भी मास नहीं होगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे जो वेव है टकरा के जब वापस आ रहा है तो क्या जैसा गया था ऊपर 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 से ही आ रहा है, लग रहा है। यानी कि इस इंड को अगर नीचे की तरफ ला रहे हैं, यानी कि ऊपर गया फिर नीचे ला रहे हैं, फिर ऊपर जाएगा, कंटिन्यूअस ऐसा वेव आते रहेगा, यानी को बीट जो है ऊपर नीचे होते रहेगा। यानी कि यहाँ पे हमको सिंपली यही समझ में आ रहा है कि हम जैसे इस इंड को यहाँ पे पकड़ के हम ऊपर नीचे कर रहे थे, वैसे ही बीट भी वहां ऊपर नीचे हो रहा है, बदले में वेव जो है ऊपर की तरफ से ही बन के डायरेक्शन चेंज होके ऐसा आ रहा हो। क्लियर है? सो बीट जो अगर हम ऐसे उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? यही रहेगा ना, हम कोई लॉस नहीं मान रहे हैं तो जितना एम्पलीट्यूड का ये गया होगा, मास भी हम नहीं मान रहे हैं, मास होता तो थोड़ा कम ही जाता। तो मेन पोजीशन तो उसका चेंज हो जाएगा बीट का ना सर, वो तो क्यों? बस। सो वो तो एक फिक्स पोजीशन से ऊपर जा रहा है फिर वही नीचे आ जा रहा है, तो उसका मेन पोजीशन तो दोनों के बीच में यहीं होगा पे ना। तो आ रहा है, सो उसी उसके नीचे फिर पोजीशन पे कहाँ तो जा, आ, उसके नीचे कहाँ जा रहा है? तो सर वो एसएचएम कर रहा है। अगर हम वेव को यहाँ से ऐसा ऊपर नीचे भेजे होते तो ये बीड भी ऊपर नीचे कर रहा होता। यस ठीक सर। है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल में सिर्फ क्या दिखाए हैं कि सिर्फ ऊपर वाला आधा ही झटक रहे हैं। रस्सी को पकड़ के आजकल एक्सरसाइज वाले में एक मोटे रस्सी को पकड़ के मूव करते देखे होगे। यस सर। ठीक है, इसको करते हैं तो रस्सी ऐसा बनता है, ये वेव आगे की तरफ जाएगा। यस ठीक है, सर। अगर ये एंड रहा तो इस एम्पलीट्यूड के साथ बीट ऊपर नीचे करेगा, लेकिन हम चूंकि सिर्फ आधा कर रहे हैं तो आधा ही करेगा। ठीक है, ये दूरी जो होगा वो ए के बराबर ही होगा मैक्सिमम। अगर हम इक्वेशन लिखे, मान लेते हैं इंसिडेंट का ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो जो रिफ्लेक्टेड होगा उसका इक्वेशन बताओ क्या होगा? सर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। टी प्लस के एक्स। ठीक है, यानी कि सेम तरीके से आ रहा है, यानी कि इसमें जो फेज है सेम फेज रह रहा है, यानी कि डेल्टा फाई की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 0 है, यानी कि रिफ्लेक्टेड इन सेम फेज। ठीक है, सेम फेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर है इतना? सर थोड़ा ऊपर खींचे नोट करना। यानी कि अगर एक यस। रस्सी है, हम उस पे वेव क्रिएट करे हैं, अगर वो वेव जाके किसी फिक्स्ड एंड से जो दूसरा एंड है वो फिक्स्ड, अगर वो फिक्स्ड है इसका मतलब ये हुआ कि वहां से जो वेव टकरा के आ रहा है उसमें फेज चेंज पाई का हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन तो चेंज हो ही जा रहा है, यानी कि जो बाकी अगर हम लॉसेस नहीं मान रहे हैं
तो एम्पलीट्यूड सेम है। लॉस कहेगा कितना है एम्पलीट्यूड लॉस हो जा रहा है तो घटाना पड़ेगा। अगर एंड फ्री है तो वहां पे फेज चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेव ऊपर ऊपर गया है तो टकरा के भी ऊपर ऊपर ही आएगा। हो गया। क्लियर है इतना? यस ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं हमको। हम इसमें रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखना है। राइट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फॉर फिक्स्ड सेकेंड फ्री एंड। ठीक है, फिक्स्ड और फ्री एंड के लिए सबके लिए लिखना है। तो ऐसा टेबल बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, साथ साथ हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ का पे तो लिखा तो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये यस रिफ्लेक्टेड पल्स इज इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ? सो उल्टा हो जाता ये। वही चीज है, ऊपर ऊपर गया नीचे हो क्या, इन्वर्ट हो क्या आया? इसमें जो सो है रिफ्लेक्टेड पल्स है, इन्वर्ट नहीं हो रहा, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। हाँ बोलो। सर आ गया। ठीक है, इसमें ये ऊपर था, किधर से जा रहा है अब? नीचे से, इन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रहे हैं, इधर ये इक्वेशन हो गया, इधर फिक्स्ड एंड के लिए, इधर फ्री एंड के लिए लिखते जाओ। पहला ठीक है, सिंपल सिंपल ये दो तीन है, इसके इक्वेशंस बताने हैं। फर्स्ट का क्या होगा बोलो? y सो इज इक्वल टू माइनस है साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्या लिखेंगे? a साइन बोलो, सो ए साइन के एक्स डायरेक्शन चेंज है यानी कि बीच में प्लस आ जाएगा। प्लस पाई। ठीक है, यानी कि माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। फ्री एंड से सो ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, बस यही होगा, क्योंकि फेज चेंज कुछ भी नहीं होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे माइनस है यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस आ गया यानी कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। माइनस यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब कि वो इन्वर्ट हो गया है, यानी कि ये यहाँ पे ऊपर रहा होगा तो अब नीचे होगा, नीचे रहा होगा तो ऊपर हो गया होगा। क्लियर है? इसके लिए
-a cos kx प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई लिखेंगे, ठीक है। कॉस पाई माइनस यानी कि थर्ड पाई प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस निगेटिव होता है, पाई है तो कॉस का कॉस ही आएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, a सेम sin पेज kx प्लस होगा ओमेगा टी। यस सर। प्लस ओमेगा टी, ठीक है। इसके लिए भी लिख सकते हो आराम से, -a sin ओमेगा टी माइनस kx। ओमेगा टी माइनस के एक्स, a और sin इसमें ओमेगा टी माइनस kx। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इक्वेशन देख के ये भी समझ में आना चाहिए डायरेक्शन किधर जा रहा है, माइनस है यानी कि वो इन्वर्टेड है, यानी कि जो भी ये इक्वेशन देगा उसमें माइनस से हम मल्टीपल करे हुए हैं। ठीक है। अब इसका जो रिफ्लेक्शन जो होता है हमने देखा, अब इस चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखते हैं, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर हम मान लेते हैं वाटर है, ठीक है, जैसे ये वाटर हो गया, पानी है नीचे, अगर हम यहाँ पे एक लाइट टॉर्च है इसको जला दिए, तो टॉर्च जला दिए तो इससे रेज जो है वो बाहर की तरफ निकले होंगे, ठीक है, बाहर की तरफ निकले होंगे। तो अगर ये वेव्स हैं जा रहे हैं तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ये वाटर है, ये एयर है। हम अंदर पानी के अंदर जाके चिल्लाएंगे या ऊपर से चिल्लाते हैं तो पानी के अंदर सुनाई देगा नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन अगर जो वेव है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो निकलेगा। पानी के अंदर वेल अगर आवाज कर रही है तो हो सकता है उसका आवाज जो है पानी में ट्रेवल करेगा ही, साथ में अगर इस सरफेस पे आएगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा। यानी कि अगर हम इस सरफेस इस इंटरफेस की बात करें तो वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। रस्सी की बात कर ले तो हो सकता है कि एक थिक रस्सी हो, ठीक है, दो रस्सी, जो एक रस्सी ये है, यहाँ पे एक दूसरे रस्सी से हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस पे जो अगर हम पल्स बनाते हैं, इस पे अगर कोई वेव है वो अगर इस पे मूव करता है तो एक रस्सी से दूसरे रस्सी पे जाता है, हो सकता है एक का मास कम हो एक का ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे दो मीडियम से, वैसे ही यहाँ पे वेव ट्रेवल करने के लिए उसको दो दो मीडियम मिल गया। दो दो मीडियम मिलना, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि कुछ डेंसर मीडियम होता है, कुछ रेयर मीडियम होता है। लाइट के केस में हम लोग डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में बोलते हैं कि ये जो वाटर है डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, ग्लास जो है डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर। वैसे ही अगर ये दो रस्सीज हैं, दोनों का मास डेंसिटी जो है अलग अलग है, या फिर बोल सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ जो हम म्यू था, लिनियर मास डेंसिटी जिसे कहते थे, अलग अलग है, तो उसके कंपैरिजन में हम बोल देते हैं कि ये वेव डेंसर होगा, ये जो एक रस्सी डेंसर होगा एक रेयरर होगा। तो उसमें अगर वेव है एक से दूसरे में जा रहा है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो हम जानते हैं कि कभी भी अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ फ्रैक्शन जो है रिफ्रैक्ट होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा इंटरफेस है, कभी भी ये क्या है, इंटरफेस, इंटरफेस। तो यहाँ पे जो वेव इस पे इंसिडेंट हो रहा है इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट वेव। अगर इस वेव का कुछ फ्रैक्शन जो है इधर रिफ्लेक्ट भी करेगा तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, और जो पोर्शन इसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया इसे हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टेड, या फिर जनरली यूज करा जाता है ट्रांसमिटेड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ट्रांसमिटेड वेव के केस में ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि निकल के बाहर दूसरे मीडियम में ही चला जा रहा है। ये है हमारा मीडियम 1, ये है मीडियम 2।
ठीक है, जो लाइट के लिए हम लोग पढ़े थे वैसा ही कुछ। वहां पे लाइट में हम लोग देखे थे, लास्ट में देखते हैं कि हाँ भाई कोई भी रे आया है तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेव की बात करें तो कभी भी जो वेव है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो बीच में हमको इंटरफेस मिल रहा है, उस इंटरफेस पे वेव जो है रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी हो रहा है। तो हमें इन्हीं दोनों वेव्स के बारे में जानना है कि वो कैसा इफेक्ट, कैसा बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, आप समझ आया कि कोई भी वेव अगर किसी इंटरफेस यानी किसी एक इंटरफेस दो मीडियम का हो, उस पे जाके टकराता है तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ एनर्जी सेकेंड मीडियम में जाता है और कुछ एनर्जी टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाता है। वेव हम लोग शुरू में ही बोले हैं इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर हम रस्सी की ही बात करे थे तो यहाँ से जो एनर्जी जा रहा है वो एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन इधर जाएगा और कुछ फ्रैक्शन इसमें भी लौट के आ सकता है। ठीक तो है, हाँ सर जो रिफ्लेक्शन का कंडीशन है वो तो सर एक किसी खास कंडीशन पे होता है ना, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तब रिफ्लेक्शन होता है ना। वो लाइट के केस में था, और लाइट में भी हम लोग शुरू में ही बोलते हैं कि जो भी रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन कोई भी फिनोमेना होता है दोनों साथ साथ होता है। हाँ, जैसे अगर प्लेन सरफेस है जैसे मिरर हो गया तो उसमें 99% जो होता है रिफ्लेक्शन होता है, 1% रिफ्लेक्शन होता है, बहुत माइनर है, पीछे सिल्वरिंग ये सब कर देते हैं तो इसलिए वहां पे हम लोग रिफ्लेक्शन की चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। वही अगर पानी में से अगर देखते हैं, पानी में अंदर फिश है हमको देखना है तो उस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है कि वाटर सरफेस पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, दोनों चीजें होती हैं। देखे होगे, अगर तुम देखोगे तो उसमें ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा फेस भी दिखेगा और ध्यान दोगे तो अंदर का सब चीज भी दिखेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हर सरफेस पे होता है। और परसेंटेज के ऊपर हम लोग बोल देते हैं कि इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे हम जनरल वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव अगर किसी एक सरफेस पे पड़ता है तो सारा एनर्जी ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा वो हम नहीं कर सकते। कुछ एनर्जी हो सकता है ट्रांसमिट हो, कुछ एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होके भी आ सकता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यही है कि अगर जो वेव है, एक इंसिडेंट वेव आया, एक रिफ्लेक्टेड वेव, एक ट्रांसमिटेड वेव, अब उसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेट से कि ये हमारा इंटरफेस हो गया। ठीक है, क्या है इंटरफेस? यहाँ पे कोई भी रस्सी था तो हमने उस पे एक ऐसा साइनोसॉइडल वेव जो है इधर की तरफ इस पे इंसिडेंट कर दिया, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट वेव है। अब जब ये वेव यहाँ पे टकराया होगा तो हमको एक वेव इधर की तरफ आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये इंटरफेस है, इधर हम बोल रहे हैं कि मीडियम 1 है, इधर इधर बोल रहे हैं कि दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो ये जो वेव आया होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे ऐसा रिवर्स होके इधर की तरफ मूव करेगा कुछ एनर्जी, और कुछ एनर्जी जो है इधर की तरफ भी जाएगा। ठीक है, यानी कि इसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो रिफ्लेक्टेड है, तो ये और इसे रस्सी बोल वाला रहे हैं वेव है। ट्रांसमिटेड। हाँ, रस्सी वाला ही समझो या कोई भी वेव हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मोस्टली जो है इस चैप्टर में स्ट्रिंग का ही यूज होगा, तो इसलिए हम रस्सी वाला ही बता रहे हैं। ठीक है, बाकी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, रस्सी एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला जो वेव है ये दूसरे रस्सी पे कूदकने लगेगा। एक ही रस्सी है यहाँ से, और दूसरा रस्सी ये है, तो इस पे जो वेव गया है यहाँ पे इसको इंटरफेस मिल रहा है, तो कैसे होगा वो भी समझ ही लेते हैं यहाँ पे। तो रस्सी को पानी में भिंगा के फिर हम लोग वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों? तो इंटरफेस तभी ना बनेगा। एक रस्सी ये हो गया, इसमें दूसरा रस्सी कनेक्ट कर दिए। ठीक है,
ये वाला रस्सी जो हल्का है और ये जो रेड वाला रस्सी है मान लेते हैं मोटा रस्सी है। क्लियर है? यस सर। इसका तो इसमें टेंसर एयर इसी टर्म्स पे रहेगा, हाँ, मास इसका डेंसिटी मास नहीं यूज पर कर यूनिट लेंथ, सकते, लीनियर मास डेंसिटी यूज करेंगे। हाँ ठीक, वो आएगा सारा चीज। यहाँ पे अगर ध्यान दो कि यहाँ पे अगर हम वेव गया होगा, यहाँ पे ये वेव लेट से कि यहाँ तक पहुंच गया है और यहाँ इस पोजीशन पे पहुंचा है, ठीक है। तो इस वेव पे, इस रस्सी पे अगर टेंशन मान लें तो ये अंडर रूट टी बाई म्यू जो होगा इस पे V1 होगा, यस सर। ठीक है। इसमें अगर जाएंगे म्यू1, V2 अगर देखेंगे तो आएगा अंडर रूट टी बाई म्यू2, ठीक है। म्यू2 अगर ज्यादा होगा तो V2 क्या होगा, कम, यस सर। ठीक है। यानी कि जिस मीडियम में वेलोसिटी कम होगा उसे हम डेंसर कहेंगे, ठीक है। तो सब बाद की बात है। यहाँ पे हम सिंपली ये समझ रहे हैं, डेंसिटी ये सब चीजें हम फिर से बताएंगे। यहाँ पे बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि ये जो वेव है इधर ट्रेवल करते हुए इस एंड पे पहुंचा, इस एंड पे जब पहुंचा तो ये वेव जो है इस दूसरे रस्सी से कनेक्टेड है और दूसरे रस्सी को क्या ऊपर उठाने का कोशिश करेगा, बोलो। यस सर। और इस रस्सी पे यानी कि फर्स्ट रस्सी पे सेकेंड वाला रस्सी एक नीचे की तरफ भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि दोनों का मास डेंसिटी यानी कि इनर्शिया, इनर्सी मास से क्या रिप्रेजेंट होता है, इनर्सी, अलग अलग है। यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग का जो वेव है जब सेकंड के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर रहा है, मान लेते हैं वो हैवियर है, तो क्या उसको उतने हाइट तक उठा सकता है या कम हाइट उठाएगा, एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। अब चूंकि ये वेव इस मीडियम में आ चुका है और अगर स्ट्रिंग है तो हम उसका वेलोसिटी इस फॉर्मूले से दिया करते थे। दोनों स्ट्रिंग कनेक्टेड है, मान लेते हैं टेंशन सेम है, टेंशन सेम है लेकिन म्यू अलग है तो वेलोसिटी डिफरेंट होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है कि ये मॉलिक्यूल, दोनों जो मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है वो दोनों में झगड़ा हो रहा है, खींचातानी हो रही है। फर्स्ट रस्सी का जो मॉलिक्यूल है वो सेकंड रस्सी को ऊपर खींच रहा है और सेकंड वाला इसको नीचे खींच रहा है। तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि इधर से एक वेव जो है ऐसे जनरेट होके इधर की तरफ आने लगा और इसमें भी कुछ वेव ऐसे जनरेट होके इसमें इधर की तरफ जाने लगा है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो रस्सी में अगर दो रस्सी कनेक्टेड है तो एक रस्सीज में अगर हम वेव ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी लोहे में कर रहे हैं, रॉड्स में कर रहे हैं, किसी में भी, दो अलग अलग टाइप के हैं, तो यानी कि मीडियम चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही है, मीडियम चेंज हो गया है। अगर जो गिवन एग्जांपल है उसके हिसाब से देखें तो फर्स्ट रस्सी रेयरर होगा, सेकंड को हम बोलेंगे कि डेंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है वेव में। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तुम लोग बताओ क्या होगा। वाई आई इंसिडेंट हम लिख देते हैं, जो हम लोग अभी से तक यूज करते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। वाई रिफ्लेक्टेड क्या होगा, ए ए आर लिख रहे हैं, नहीं रिफ्लेक्टेड, साइन, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ओमेगा यस टी प्लस के एक्स, प्लस ठीक फाइव। है। हम यहाँ पे फेज डिफरेंस फाई नहीं लिख रहे हैं, यहाँ वो ए आर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ए का वैल्यू इसके टर्म में नहीं लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हम फेज डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस जो भी होगा, वो तो क्लियर है? एम्पलीट्यूड हम्म, ए आर। हाँ, जैसे अगर फाई होता तो क्या आता, माइनस आता है या प्लस आता है या कुछ वैल्यू आता है, यस फिर सर। फेज डिफरेंस तो पाई ही होगा ना। पाई ही हो, पाई, अभी वही चीज, यहाँ पे हम पाई इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ जनरल कंडीशन निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे ए आर उस चीज का वैल्यू दे देगा जब हम उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब वेव रेयरर से डेंसर में जाएगा तो पाई का चेंज आएगा यहाँ पे, यानी कि इस सिचुएशन जो गिवन एग्जांपल दिए हैं इसमें पाई का चेंज आएगा। लेकिन अगर उल्टा होता तो
सोचो कि वेव इधर से इधर जा रहा होता तो क्या होता बताओ। ये सिर्फ जो मोटा वाला रस्सी है ट्रांसमिट होता उस पे जो नीचे वाला ये जो पतला वाला रस्सी कितना फोर्स लगाता, ज्यादा नहीं लगाता। यानी कि इसमें जो वेव जाता इधर ही जाता। बोलो। नहीं समझ आया सर। ये हमारा रस्सी हो गया हैवी, ये हो गया पतला रस्सी। अब इसमें हमने वेव ऐसा प्रोड्यूस करा, यानी कि ये वेव जो है मोटे वाले में है। इस एंड को अगर देखे तो ये जो जिसका मास कम है, जिसका मास ज्यादा है वो ऊपर ले जाना चाह रहा है, और जिसका मास कम है उसको नीचे लाना चाह रहा है। तो इस केस में जो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों पॉइंट्स को किधर की तरफ होगा बता सकते हो। यानी कि ऊपर। जो वेव क्रिएट होगा ऊपर होगा सर। ये भले ही ये जो आया है उससे एम्पलीट्यूड कम रहेगा, ऊपर ही ऐसा चला जाएगा। इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर ही ऐसा जाएगा। यस सर। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर हम लोग देखें तो डिपेंड करता है कि वेव किधर से किधर ट्रेवल करता है। वो एयर में आ जाएगा कि पाई से है तो माइनस आ जाएगा, नहीं है तो प्लस ही रहेगा। वाइड ट्रांसमिटेड ये क्या लिखोगे? 80 8 साइन साइन। ओमेगा टी माइनस के। फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस। K1 लिखे हैं यहाँ पे, K2 लिखेंगे क्यों? मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, K1 K2 इसलिए तो K1 है फॉर मीडियम 1, ठीक है, एंड K2 जो है वेव एंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी फॉर एंगुलर वेव नंबर फॉर मीडियम 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि k का वैल्यू जो होता है 2 पाई बाई लेमडा होता है, और ये लेमडा जो होता है, लेमडा जो होता है हम लोग बोलते हैं ये कितना होगा, v बाई एफ या v इंटू टी। फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रहा है, वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में चेंज होगा तो लेमडा भी चेंज होगा। पहले भी हम इस चीज पे थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। k जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं k जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होगा। ठीक है, कब? जब फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सोर्स पे डिपेंड है, तो सोर्स फिक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर वेव मीडियम चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी भी उसकी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लेमडा चेंज हो रहा होगा, और लेमडा चेंज हो रहा होगा तो के चेंज हो रहा होगा। तो इसलिए के हमने K1 मीडियम 1 के लिए एंड K2 फॉर मीडियम 2। ओमेगा चूंकि 2 पाई एफ होता है और फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसलिए हमने उसे सब में ओमेगा ही लिखा है। एम्पलीट्यूड के बारे में हम अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, बड़ा छोटा क्या होगा थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन क्या होगा हम नहीं कहेंगे, इसलिए इसको डायरेक्टली लिख लिए। इतने बात में किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। किसी को भी? नो सर। ठीक है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसे रट्टा मार लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 इक्वेशंस दिखे, ये चीज है। अगर हम यहाँ पे जो पॉइंट है, यानी कि इस जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, इंटरफेस पे पॉइंट की बात कर रहे हैं, फॉर पॉइंट एट इंटरफेस, ठीक है, लेट से एट x इक्वल टू 0, यानी कि जो इंटरफेस पे है उसी को हम बोल दे रहे हैं कि जो है x जो है 0 है। ठीक है, सहूलियत के लिए, वैल्यू के लिए, और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि जो पॉइंट है हमारा इंटरफेस पे, वो जो है दोनों रस्सी से कनेक्टेड है। ठीक है, और वहां पे 3 वेव्स मौजूद हैं, जो 2 वेव जो है मीडियम 1 में है और एक वेव मीडियम 2 में है। वो जो पॉइंट होगा क्या उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा या सेम होगा? ठीक है,
बोलो, ये जो इंटरफेस पे ये जो पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा या सेम होगा? तो पॉइंट तो एक सेम ही है, तो सेम ही होगा। एक ही है, भले ही एक वेव इधर से गया, इसमें एक वेव इधर आ रहा है और एक इधर चला जा रहा है इस पॉइंट से, लेकिन उस पॉइंट का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? सेम, क्योंकि कंटिन्यूअस रहेगा। रहेगा। यस। कंटिन्यूटी कुछ जानते हो? इक्वेशन कंटिन्यूटी नो सो सर, लिमिट डेरिवेटिव्स। ठीक है, 12th में शायद, हाँ 12th में सिर्फ पढ़ना होगा। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ ठीक है, तो वहीं पे खैर, तो यहाँ जो है कनेक्टेड है, वेब है, तो ये जो रस्सी है वो कुछ ऐसा ही रहेगा, डिसकनेक्टेड तो नहीं होगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा, ये बात समझ सकते हो इतना। ठीक है, इक्वेशन पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली हम ऐसे ही समझ रहे हैं कि अगर रस्सी जो है वो अगर कनेक्टेड है, जो भी वेव फॉर्म करा होगा, तो वहां पे वो कनेक्टेड ही फॉर्म ऐसा ही कुछ किया होगा, भले ही एक तरफ दूसरे रस्सी एक तरफ दूसरा रस्सी, लेकिन वहां पे जो रस्सी है वो तो कनेक्टेड है, तो कंटिन्यूअस ही रहा होगा। बिखर के एक एक पॉइंट का दूसरा डिस्प्लेसमेंट, दूसरे का अलग डिस्प्लेसमेंट, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, तो साथ साथ ही मूव करा होगा दोनों रस्सी का जो ज्वाइंट कनेक्शन है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एट टू साइड विल बी इक्वल। कह सकते हैं कि मीडियम इस साइड और इस साइड, दोनों साइड का जो रिजल्टेंट हम डिस्प्लेसमेंट, जो पॉइंट कनेक्टेड है उसकी बात कर रहे हैं, उनका जो भाई डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। अब फर्स्ट वाले पे दो है, आई एंड प्लस वाई आर है, ये जो होगा वाई टी के बराबर होगा। कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई ही है। इतना बात में कोई दिक्कत? नो। ठीक, अगर हम ये चीज समझ रहे हैं कि ये चीज है, तो हमारा ऊपर y1 y2 अगर इक्वेशन है, उसमें अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम सॉल्व करें, तो एम्पलीट्यूड के बारे में क्या बता सकते हैं, बताओ। सर, हम्म तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स तीनों एक साथ तो नहीं होगा, पूरा जो लंबा सा स्ट्रिंग है उसमें। क्यों? तो जब इंसिडेंट खत्म होगा तभी ना रिफ्लेक्टेड वाला बनेगा और ट्रांसमिटेड वाला। जैसे ऐसे आया, ठीक है, ये अभी वेव तो ऊपर जा रहा है, अब जो इतना पोर्शन चला गया होगा उसके बदले जो एनर्जी है वो इधर की तरफ ट्रांसमिट हुआ होगा। बोलो, कैसे ट्रांसमिट हुआ हो? एनर्जी की बात करो, ऐसा गया है, ठीक है, इस एंड को ये ऊपर ले जाना चाहता है, ऐसा एंड को ले जाना चाहता है, ये एंड कनेक्टेड है, जब यहाँ पहुंचेगा तो इतना पोर्शन हम जो बोल रहे हैं, इतना पोर्शन लेट से कि ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन इसको ऊपर ले जाना चाह रहा था, तो इतना का एनर्जी क्या ये वाल, मान लेते हैं ये वाल वाला केस है, तो रस्सी को ट्रांसमिट किया होगा। बोलो, तो फिर से यानी बोलिए। कि जब वेव ऐसा होगा उस समय पे, मान लेते हैं ऐसा है, उस समय पे जितना वेव पोर्शन खत्म हो गया, जितना ये जो शेडेड है उतना खत्म हो चुका है, उसका एनर्जी कहाँ गया होगा? बताओ। वॉल में स्टोर हो गया होगा। वाल स्टोर करेगा, इलास्टिक है, तो वापस भेज देगा। स्ट्रिंग को ही कुछ दिया होगा, यानी कि वहां पे कुछ दोनों का मिली जुली सरकार कुछ बन रहा होगा। यस। ठीक है, और ये जो वेव का स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है, ये बहुत ही इंस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए उस जगह पे ये तो होगा ही, साथ में अगर दूसरा एंड है तो वहां ट्रांसमिटेड भी होगा, तो ये चीज हमको मिल रहा है।
अब हमने x0 इसलिए पुट करे हैं कि अगर हम इस इक्वेशंस की बात करें, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम a बोल रहे हैं तो एट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a, ठीक है, इस चीज का वैल्यू पुट करेंगे तो वहां ध्यान से देखो ai इक्वल टू ai प्लस ar इक्वल टू 80 मिल रहा है। इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो ai प्लस ए आर इक्वल टू 80 मिल जाएगा। यस सर। बोलो, ठीक है, ये चीज मिला, एक इक्वेशन ये आया। अब हमें क्या निकालना है, तो इस वैल्यू को सॉल्व करना है कि भाई अगर हमारे पास इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड कितना होगा। यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और कंटिन्यूटी का सहारा लेना पड़ता है कि सिंस the wave is continuous, ठीक है, अगर जो हमारा वेव है वो कंटिन्यूअस है एंड यूजिंग कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है यूज कर रहे हैं हम। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी में मतलब यही हुआ कि जो तीनों वेव है जहां पे मिल रहे हैं तो स्लोप जो होगा नेगेटिव सिंपलाइज रेट कि स्लोप डिफरेंशियल फॉर्म है। कंटिन्यूटी का इक्वेशन जो होता है dy बाई डी एक्स हम लोग चेक करते हैं, स्लोप एट इंटरफेस is given by dy1 by dx plus dyr by dx is equal to dy t by dx, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोग लिखते हैं। फिलहाल तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कहाँ से, ये इक्वेशन तो हम समझते हैं, अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसलिए हम ये लिख दिए हैं लाइन क्योंकि जब कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा बहुत वेव्स के इक्वेशन आते हैं तो बात समझ में आ जाएगी, और कोई रीजन नहीं है। फिलहाल अगर हम ऊपर एक इक्वेशन देखे थे वाई आई प्लस वाई आर इजकल टू वाई टी, अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर दे बोथ साइड एक्स से तो हमको यही इक्वेशन मिलेगा, तो हम वहां से यहीं पे आ जाते हैं। तो अगर हमको ये चीज मिल रहा है तो डिफ्रेंशिएट करके भाई वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई आई बाई डी टी की जो वैल्यू आएगा, फटाफट बोलो क्या क्या आएगा, लिखे हो तुम लोग इक्वेशंस? So, हाँ तो बोलते जाओ, हमको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ए आई के वन कॉस साइन था तो कॉस हो जाएगा ओमेगा टी, यहाँ पे डेल लगेगा ना? हाँ डेल डेल लगा लो, ठीक है, हर जगह डेल ही लगा लो। यही आ रहा है, डेल वाई आर बाई डेल टी अगर निकालेंगे तो आर था बीच में, सिर्फ प्लस था ना, ए आर के वन कॉस प्लस रहेगा यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के वन एक्स और डेल वाई टी बाई डी एक्स, टी इसमें माइनस था। बोलो तुम लोग, हमको बार बार पीछे ऊपर देखना पड़ जाएगा। k2x अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यही आ रहा है।
अगर हम यहाँ से ऊपर वाले वैल्यू में हम देख लें, यानी कि इसको और इसको कंसीडर करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बताओ देख के। कॉस एक्स को तो 0 पुट कर देना है, यानी कि एट x इक्वल टू 0 हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एट x इक्वल टू 0 तो cos ओमेगा t इधर बच जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सर a i माइनस a r k1 इक्वल टू a t k2, ये दिख रहा है। माइनस माइनस को हम ऐसा लिख लिए हैं, यस सर। ठीक है, ये चीज मिल गया। यहाँ से हमको दूसरा इक्वेशन मिलता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो अगर हमको k1 लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा 1 यस सर। एंड k2 इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा 2, यानी कि k1 बाई k2 अगर हम लिखेंगे तो ये हमको लेमडा 2 बाई लेमडा 1 दिख रहा है, जो कि हम लिख सकते हैं, चूंकि लेमडा v से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो v2 बाई v1 लिख सकते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ से हमको दिस इम्प्लाइज डेट कि ए आई इजकल टू ए आर प्लस के टू बाई के वन इंटू ए टी हमको मिला। तो के टू बाई के वन क्या दिख रहा है, वी वन बाई वी टू, यानी कि ए आई, इसको इधर ही रखते हैं, माइनस ए आर इजकल टू वी टू बाई वी वन इंटू ए टी, दिख रहा है? यस सर। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या था, फिर से लिख देते हैं, ए आई प्लस ए आर इजकल टू ए टी था, ये इक्वेशन 1 था। दोनों को जोड़ लो तो ए टी का वैल्यू आ जाएगा। तो टेंशन वाला इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे ना v1 बाई v2 को। तो टेंशन वाला इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे ना v2 बाई v1 को। हाँ, अगर और कुछ रहा तो। वैसे v2 v1 के टर्म में कितना आ जाएगा, सो सॉल्व करो ना। हाँ a1 by तीन वेरिएबल्स है ना हम लोग के पास। सो 2a1। हाँ, ए आई तो हमको पता होगा ना, ए आई के टर्म में निकलेगा। ai v1 by v2 हो जाएगा। 2ai, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा देखो यार, अगर 1 प्लस 2 कर देंगे तो 2ai मिलेगा, इधर एयर एयर कैंसिल, इधर हो जाएगा 80 v2 बाई v1 प्लस 1 ये मिलेगा। 80 का वैल्यू पता करना है, ai मोस्टली हम लोग को पता होगा, 2 v1 ai प्लस v2। तो ऊपर करिए ना। सॉल्यूशन चेक कर लेना, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। ऊपर k1 2 by k1, ठीक है। k2 बाई k1 सर v1 बाई v2 होगा ना। तो थोड़ा नीचे करिए। अच्छा k2 बाई k1, अच्छा हाँ, v1 बाई v2 होगा, ठीक है। तो v1 बाई v2 अगर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, नीचे तो ठीक ही था, ये आ रहा है। एंड v ए आर जो आ जाएगा उसको सॉल्व कर लेना, v2 माइनस v1 बाई v2 प्लस v1 इंटू 80 आता है,
यानी कि हमको अगर इनिशियल एम्पलीट्यूड पता हो तो हम रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड के दोनों के पता कर सकते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो हियर, ठीक है, स्ट्रिंग रहेगा फॉर ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अगर रहा तो स्ट्रिंग के केस में हम लोग जो वेलोसिटी लिखते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू लिखेंगे, ठीक है। साउंड वेव रहेगा तो साउंड वाला फॉर्मूला जो पढ़ेंगे वो लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें कि इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है, v2 इज ग्रेटर देन v1, इसका मतलब कि मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 2, ठीक है। यानी कि जिसका मीडियम कम होता है तो स्पीड ज्यादा होता है, तो v1 में जो है स्पीड मीडियम 1 में है वो कम है, v2 ज्यादा है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो 80 कितना आ रहा है, 80 तो पॉजिटिव आ रहा है, एंड ए आर ये कितना आ रहा है, तो v2 चूंकि ज्यादा है v1 से तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में वेव जा रहा है, m1 हम किसको बोल रहे हैं, इंसिडेंट जिसमें, m2 जिसमें ट्रांसमिटेड है। यानी कि ये केस क्या हो गया, रेयर टू डेंसर। अगर रेयर टू डेंसर में देख रहे हैं तो एम्पलीट्यूड हमारा जो आ रहा है ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव आने का मतलब कि जो है जैसा पल्स था जिस डायरेक्शन में अगर ऊपर ऊपर गया है तो ऊपर ऊपर ही रिफ्लेक्ट भी हुआ है और ऊपर ऊपर ही ट्रांसमिट भी हुआ है। ठीक है। केस 2, लेट तो नहीं हो रहा है, हेलो, तो 4:55 हो गया। ठीक है, तो बस 5 ही लोग बचे हैं। सब भाग गया, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, बस ये छोटा सा चीज है और क्या। v1 v2 है, हाँ उल्टा लिख दिए क्या, हाँ ये डेंसर टू रेयरर है, ये रेयरर टू डेंसर है। यहाँ पे है रेयर में जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है वो रेयर होगा, जिसमें जा रहा है वो डेंसर है। इस केस में अगर ध्यान दो तो 80 क्या आ रहा है, निगेट ट्रांसमिटेड जो है पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ए रिफ्लेक्टेड क्या जा रहा है, निगेटिव, ठीक है। निगेटिव आ रहा है, नहीं कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि इन्वर्टेड हो जा रहा है। क्लियर है इतना? हेलो, यस सर। तो यार रिफ्लेक्टेड जो आएगा उसका तो सब फिक्स में पाई रहेगा ना, क्या? फेज डिफरेंस। हाँ, जो रिफ्लेक्टेड होगा सेकंड वाले केस में माइनस उसी वजह से आ रहा है क्योंकि जो हम लोग शुरू में लिखे थे इक्वेशन, वहां पे ए आर जहाँ पे लिखे थे वहां माइनस ए आर आ जाएगा, माइनस हटाना होगा तो साइन जो भी थीटा प्लस पाई लिखेंगे, यानी फेज डिफरेंस कितने का हो गया, पाई का। बात समझ आ यस रहा है? ठीक है। सो पॉजिटिव कैसे, हाँ, फर्स्ट केस में फर्स्ट फॉर्मूला में हम पुट करें और कुछ थोड़े किए हैं। तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, कौन सा केस में बताओ? तो v2 ग्रेटर देन v1। फर्स्ट केस में ये भी पॉजिटिव है, ट्रांसमिटेड भी ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वेव ऐसा गया है, ये इंटरफेस हो गया तो इधर भी ऐसा ही जा रहा है और इधर भी ऐसे ही आ रहा है विदाउट इन्वर्टेड। यस क्लियर है? और इस केस में क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इन्वर्ट हो जा रहा है, जो ट्रांसमिटेड है ऊपर ऊपर ही जा रहा है। क्लियर है? यस ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू टू। थैंक यू। थैंक यू सर।
थैंक यू। तो